नमस्कार दोस्तों, राजेश कमल इंग्लिश गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि वीडियो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है यूज ऑफ इज आर एम। ये मेरा चैप्टर है, यूज ऑफ इज आर एम। तो ये ट्रांसलेशन का दुनिया का सबसे शुरुआती ट्रांसलेशन है। तो ये शुरुआती ट्रांसलेशन में जो इज आर एम का जो बेसिक यूज होता है, बेसिक ट्रांसलेशन बनता है, आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा। ऐसे इज आर एम का प्रयोग बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग ट्रांसलेशन के रूप में जो है, बेसिक ट्रांसलेशन के रूप में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, साथ ही साथ एक सेंटेंस को फिर सुपर सिक्स में कैसे कैसे तोड़ते हैं, एक सेंटेंस को 6 रूप में कैसे बनाते हैं, आज पूरे वीडियो में आपको सुपर सिक्स ट्रांसलेशन बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इज का मतलब है होता है, आर का मतलब हो होता है और एम का मतलब हूं होता है। तो ये इज आर एम है, हो, हूं को बोध कराएगा। और ये जो सेंटेंस है ये एग्जिस्टेंस बेस्ड प्रेजेंट टेंस है, यानी पहचान पर आधारित जो है वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है कि इज आर एम का प्रयोग जो है किस आधार पर, कैसे स्थिति में, किस तरह से ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होगा बेसिक ट्रांसलेशन में, तो उसको जानने के लिए हिंदी में हम कुछ लिखे हुए उसको भी पढ़ते चलते हैं, फिर समझाएंगे आपको। जैसे लिखे हैं, जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं इत्यादि लगे रहे और जिस वाक्य से कोई काम का नहीं बल्कि पहचान, अवस्था तथा स्थिति का बोध होता हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, अगर कोई हिंदी वाक्य का अंत होगा, जैसे मैं एक लेखक हूं, वो एक गायक है, वो एक खिलाड़ी है, और अंत में अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर है, हो, हूं रहेगा, तो वैसे स्थिति में उसका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज लगाएंगे या आर या एम। तो हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं होना चाहिए। साथ ही साथ जो है कि उस वाक्य से किसी काम का बोध नहीं होगा, वो सेंटेंस से किसी एक्शन का बोध नहीं होगा, बल्कि उस वाक्य से आपका जो है पहचान का, परिचय का, इंट्रो किसी का बोध होगा, अवस्था का बोध होगा और स्थिति का बोध होगा। यानी कि ये तीन स्थिति का बोध हो वाक्य से और वहां उसका ट्रांसलेशन बनाना हो, तो ऐसे जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अब देखिए कि कुछ सेंटेंस आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंत में है, हो, हूं पर समाप्त हुआ है। अब देखिए यहां पर जो है, जैसे वह एक शिक्षक है यहां पर आप देख रहे हैं, वह एक शिक्षक है, अंतिम वाला अक्षर है। सेकंड में देखिए एग्जांपल में, मैं बीमार हूं, तो मैं बीमार हूं में समाप्त हो रहा है। और तीसरा जो है एग्जांपल देखिए, वे लोग घर में हैं, तो वे लोग घर में हैं पर समाप्त हो रहा है। तीनों ही वाक्य का अंतिम अक्षर है, हूं और हैं, इससे समाप्त हो रहा है। और इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा, कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पहचान का, अवस्था का या स्थिति का बोध हो रहा है। तो ऐसे जगह पर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से इज या आर या एम का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे देखिए पहला वाक्य है, वह एक शिक्षक है, इसका इंग्लिश है ही इज अ टीचर। तो ही इज अ टीचर, इससे को पहचान का बोध हो रहा है, इससे वो परिचय का बोध हो रहा है। यदि वाक्य जैसे कि किसी का परिचय हम दे रहे हैं कि वह आदमी जो खड़ा है तो वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर, तो इस वाक्य में क्या हुआ, परिचय का बोध हुआ। अगर हम बोलेंगे कि वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर, तो ये क्या बोध हो रहा है, पहचान का बोध हो रहा है। अगर बोलूंगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, अपने बारे में अगर कुछ बता रहा हूं, तो मैं अपना परिचय दिया, मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर, तो ये भी वाक्य पहचान वाला है। तो उसी तरह से वह एक शिक्षक है, इसमें कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, वो पहचान, परिचय का बोध हो रहा है, इसलिए ट्रांसलेशन इज आर एम के रूल के तहत बनेगा। यानी कि वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर, पहचान का बोध हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, मैं बीमार हूं, अंत में है, हो, हूं है, तो ये तो इज आर एम से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस वाक्य को अगर ध्यान से आप देखेंगे,
आई एम इल, तो ये आई एम इल में अवस्था का बोध हो रहा है, मैं बीमार हूं, इसमें परिचय नहीं बल्कि का अवस्था, यानी किस अवस्था में आप है, बीमार है, बुखार है, भूखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका स्थिति जो दर्शा रहा, अवस्था जो दर्शा रहा, तो ये अवस्था को दर्शाने वाला वाक्य हो गया मैं बीमार हूं, तो आई एम इल। तो इस जगह पर भी हम लोग जो है इज आर एम का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। तीसरा में देखिए, जैसे वे लोग घर में है, वे लोग घर में है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे आर इन द हाउस, दे आर इन द हाउस, वे लोग घर में है, घर के अंदर में है, तो वे लोग घर में है। इसमें स्थिति, स्थान, ये सब चीज का बोध करा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है कि आपका एक स्थिति का, स्थान का बोध करा रहा है। तो ऐसे जगह पर जो है कि इज आर एम से बना, क्योंकि ये पूरा का पूरा वाक्य में कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा, कोई काम का बोध नहीं हो रहा। तो इस तरह के वाक्य जो है ना इज आर एम से बनते हैं। तो ये वाक्य जो आप जिसको देख रहे हैं, इसमें से कौन सब्जेक्ट में आपका इज लगेगा, किसमें आर लगेगा, किसमें एम। जैसे देखिए यहाँ पर ही है, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका इज जो है, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, और ये टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, ही इज अ टीचर, वो एक शिक्षक है, तो यहाँ पर ही के साथ इज लगा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल देखिए, आई के साथ फिर इज नहीं, आई के साथ एम लगा, इल, तो आई एम इल, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो एम लगा। वहीं पर तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा एग्जांपल में दे, वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी होता दे, ये ब्लू कलर वाला सब्जेक्ट है, और आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ दे आर इन द हाउस, वे लोग घर में है, तो यहाँ पर आर लगा। तो कौन सा सब्जेक्ट में इज लगेगा, किसमें आर, किसमें एम, इसके लिए नीचे थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है कि आपका आई नॉट, मतलब अगर आपका इज आर एम वाला चैप्टर है, उसमें सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो आई के साथ आपका क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ आपका एम लगेगा। वहीं पर अगर आपका सिंगुलर नंबर वाला कोई सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, खास करके ही, सी, इट, या कोई भी सिंगल नाम, या राम दिए, इसका मतलब सिर्फ राम नहीं, राम, श्याम, गीता, जैसे कैट, ये भी एगो नाम हुआ, कैट, डॉग, इस तरह से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसके साथ इस टेंस में आपका इज लगेगा। और अगर वही प्लूरल नंबर वाला सब्जेक्ट रहे, जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, कैट्स, देखिए यहाँ कैट है तो इज लगेगा, लेकिन कैट्स है, प्लूरल नंबर में है, या डॉग्स, यहाँ डॉग है लेकिन यहाँ डॉग्स, तो ऐसी स्थिति में फिर आर लगेगा, फिर इज नहीं लगेगा। तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लगने पर आर लगेगा, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर इज लगेगा। आई भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ अपना एक अलग से एम लगता है, तो आई के साथ एम लगेगा। इसीलिए इस चीज पर आपको सबसे पहले सिखाएं कि कैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इज आर एम के तहत बनता है, और कौन सा सब्जेक्ट रहने से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इस चीज को इसमें बताएं। अब इसके बाद जो है सेकंड पेज में हम आपका जो है कि सुपर सिक्स के बारे में फिर चर्चा करते हैं। अब जो है कि सुपर सिक्स सेंटेंसेस इज आर एम, यानी इज आर एम वाले चैप्टर का जो है कि किस तरह से सुपर सिक्स सेंटेंसेज में हम लोग जो है तोड़ेंगे रूल 6, यानी 6 तरह का एक सेंटेंस को, जैसे ऊपर में आपको दिखाए कि वहां पर देखिए वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है, ये वाक्य को फिर 6 रूप में हम लोग कैसे तोड़ते हैं। जैसे वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक नहीं है, क्या वह एक शिक्षक है, क्या वह एक शिक्षक नहीं है, वह एक शिक्षक क्यों है, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है। इस तरह से सुपर सिक्स सेंटेंस में हम उसको तोड़ेंगे। तो किस तरह से उसको सुपर सिक्स सेंटेंसेज में तोड़ेंगे, तो वो सुपर सिक्स सेंटेंसेज को जो है रूल सहित इसमें हम समझाए हैं। तो ये इज आर एम चैप्टर का 6 रूप हम तोड़ते हैं। इसमें देखिए रूल 1, इस रूल 1 में देखिए आपका रूल में लिखा हो एस फॉर सब्जेक्ट, यहाँ मतलब होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस ए या एन, एक के लिए ए लगेगा या एन लगेगा। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखे हैं कि कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंत में होगा। तो ए एन तभी लगेगा जब काउंटेबल नाउन रहता है, उससे पहले ए एन का प्रयोग रहता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए एन लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा।
या फिर कोई दूसरा चीज रहेगा तो नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन लगता है, या अंत सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी होगा और उससे पहले एडजेक्टिव भी रहेगा तो एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये रूल से चलेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस मेरा कहलाएगा पहला वाला सेंटेंस। जो आगे चैप्टर पढ़ाएंगे बार बार सेंटेंस का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग इसलिए बता दे रहे, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें जो है ना तो किसी प्रकार का प्रश्न है ना किसी प्रकार का नकारात्मक सेंस है, नेगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस को दे रहा है। जैसे वह एक शिक्षक है, सीधा साधा साफ सुथरा में वह एक शिक्षक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप एक लेखक है, तो इसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही किसी प्रकार का नकारात्मक जवाब दिया गया, तो ये सीधा साधा सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इस सेंटेंस का एग्जाम्पल में देखिए, वह एक शिक्षक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखे थे उसमें, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ये सिंपल सा जो है पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। यहीं पर रहता मैं एक शिक्षक हूँ तो होता आई एम अ टीचर, आई लगता तो एम लगता, लेकिन यहाँ पर वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। अब इसी सेंटेंस का जो है कि फिर नेगेटिव सेंस अब हम सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका रूल 2 देखिए आप, रूल 2 में देखिए, रूल 2 में सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस इज नॉट, फुल फॉर्म में दीजिएगा तो इज नॉट, नॉट लगाएंगे इज नॉट, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में खास करके शॉर्ट फॉर्म चलता है तो ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म इज नॉट का क्या होता है वो भी लिख दिए है, इजंट, इजंट होता है, या आर नॉट, आर नॉट फुल फॉर्म हो गया, आर नॉट फुल फॉर्म है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो आरंट होगा, आरंट होगा। और इसी तरह से जो है एक होता है एम नॉट, तो एम नॉट वाले में ब्रैकेट में हम एमंट नहीं लिखे क्योंकि ग्रामर में एमंट शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसको फुल फॉर्म में दिया जाता है, या डीपली ग्रामर में जाइएगा तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, उस वो कंफ्यूज आप हो जाएंगे, इसलिए उसको नहीं दिए, एम नॉट ही फुल फॉर्म इसको देके बनाइएगा, प्लस ए या एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप जो है कि ये सेंटेंस जो है जिसमें नॉट लग गया है, तो जैसे ही सब्जेक्ट से वाक्य शुरू ये भी हुआ लेकिन नॉट लग गया, तो जैसे नॉट लगा नहीं वैसे ही सेंटेंस का नाम बदल गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस सुनने से ही लगता है नकारात्मक वाक्य का बोध हो रहा है, जैसे वह एक शिक्षक नहीं है, वह एक शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पर वह एक शिक्षक नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, फुल फॉर्म में बनाइएगा, वह एक शिक्षक नहीं है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज नॉट अ टीचर, और मतलब या अथवा, इसको शॉर्ट फॉर्म के तरीके से, यानी आपको नॉट वाला शॉर्ट फॉर्म में अगर लगाइएगा तो हो जाएगा ही इजंट, ही इजंट अ टीचर, वही इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम इजंट कर दिए, ही इजंट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव, यानी कि ही इज नॉट ए टीचर या ही इजंट ए टीचर, ये दोनों का एक ही मतलब होगा, वह एक शिक्षक नहीं है। तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब चलते हैं इसके बाद रूल 3 में इसका चलते हैं, रूल 3 का जो है सेंटेंस अब उसको देखते हैं। अब रूल 3 में देखिए, रूल 3 से प्रश्न शुरू होता है, यही से क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार का क्वेश्चन का नाम दिए हैं, उसको बताएंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जब भी होगा, रूल 3 वाला ट्रांसलेशन जहां से क्वेश्चन शुरू होगा वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है। इज आर एम मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। इज आर एम में से तीनों किसी एक को रखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन, ब्रैकेट में है, जरूरत पड़ेगा तो देना है, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसलेशन में देखिए कि आप ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं है, ऊपर का दो वाक्य जो भी सिखाए जिसमें सब्जेक्ट पहले था फिर इजारम था, लेकिन इसमें पहले ही इजारम है। तो ये प्रश्न जो है ना, इसका दो नाम है, इसका या तो यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, या और स्मॉल क्वेश्चन हम अपने तरीके से नाम दिए समझाने के लिए, ताकि बाद में आगे समझाएंगे आसान तरीके से समझेंगे। तो यस नो क्वेश्चन उसी को बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नाम जानते हैं। तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन क्यों बोला जाता है,
कि जब हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके सवाल पूछा जाता है तो इसका आंसर आप या तो यस से या नो से दे सकते हैं। जैसे आप ही से कोई पूछ देगा आर यू ए डॉक्टर, तो आर यू ए डॉक्टर यानी क्या आप एक डॉक्टर हैं, अगर हैं तो बोलिएगा यस, आंसर हो गया, अगर नहीं है तो नो, आंसर हो गया। यानी सिर्फ यस और नो सही जवाब हो गया, आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट जवाब, सबसे शॉर्ट जवाब, दुनिया का सबसे स्मॉल जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब शॉर्ट होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन का नाम भी हम रख दिए स्मॉल क्वेश्चन। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल में बताना नहीं है, सिर्फ यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आर यू ए टीचर, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। तो ये स्मॉल क्वेश्चन के अंतर्गत में आएगा, इसलिए यस नो क्वेश्चन, या बाद में स्मॉल क्वेश्चन भी हम बोलेंगे तो आप समझिएगा यस नो क्वेश्चन को ही स्मॉल क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो स्मॉल क्वेश्चन का स्मॉल आंसर, इसलिए स्मॉल क्वेश्चन नाम रखा गया। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, क्या वह एक शिक्षक है? क्या वह, किसी व्यक्ति को तरफ हम देख करके सवाल पूछ दे किसी को कि क्या वह एक शिक्षक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? जब भी क्या से शुरू होगा, शुरू में ही क्या अगर होगा तो समझ जाना स्मॉल क्वेश्चन है। और स्मॉल क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी देखिए इज ही अ टीचर, जैसे ही स्मॉल क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सबसे पहले दिमाग लगाना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। तो यहाँ मेरा ही है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इज को आगे कर दिए, क्योंकि ही के साथ इज लगता है। तो इज ही अ टीचर, लेकिन यहीं पर अगर रहता क्या आप एक शिक्षक है, आप, वह की जगह आप रहता, तब फिर हम यहाँ पर आर यू अ टीचर करते, आर यू, क्योंकि यू के साथ आर लगता है तो आर को आगे कर देते, आर यू अ टीचर। यहीं पर रहता क्या वे लोग खिलाड़ी हैं, क्या वे लोग खिलाड़ी हैं, तो वहां वे लोग, तो इसके साथ दे के साथ आर लगता तो हो जाता आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स। तो सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है। यहाँ क्या वो एक शिक्षक है, ही है सब्जेक्ट, इसलिए इज ही इज ए टीचर नहीं, इज ही ए टीचर, तब सवाल हो गया आपका इज ही ए टीचर। अगर वो है कोई तो जवाब देगा यस, और नहीं है तो नो, स्मॉल आंसर हो गया, कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। तो इस तरह से ये आपका रूल 3 का स्मॉल क्वेश्चन हो गया। अब स्मॉल क्वेश्चन ही है लेकिन उसका एक नेगेटिव सेंस भी होगा, तो रूल 3 जैसा ही है, खाली उसमें नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंस का। तो रूल 4 में हम लोग नेगेटिव सेंस को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रूल 4 को जो है, रूल 4 को आप देखिए, रूल 4 में है सबसे पहले जो है इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या सीखे थे, इजंट। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। या इसका फुल फॉर्म में रूल होता है इज या आर या एम, पहले हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों में से किसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगा देते तो सब्जेक्ट के बाद और नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, और शुरू में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये जो है ये भी आपका यस नो या स्मॉल क्वेश्चन ही है, लेकिन ये यस नो या स्मॉल नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट लग गया है ना, इसलिए यस नो या स्मॉल का ही नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल जो है, क्या वह एक शिक्षक नहीं है? दिमाग लगाएगा, स्मॉल क्वेश्चन हिंदी में पहचानना है तो जो भी वाक्य क्या से शुरू होगा, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य ही स्मॉल क्वेश्चन होता है। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से जो इंग्लिश सेंटेंस शुरू होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंग्लिश सेंटेंस वो स्मॉल क्वेश्चन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो हुआ है लेकिन नॉट भी लगा हुआ है, देखिए नॉट, इजंट, इजंट ही ए टीचर, तो ये स्मॉल क्वेश्चन तो है लेकिन स्मॉल नेगेटिव क्वेश्चन है। या इसको फुल फॉर्म वाला सेंस में बनाएंगे तो ऐसा भी बनेगा, इज ही नॉट अ टीचर, क्या वो एक शिक्षक नहीं है। तो इस तरह से ये रूल 4 को भी आप बना सकते हैं। तो ये आपका रूल 4 हो गया। 5, रूल 5 में अब देखिए एक नया चीज है, डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। ये डब्ल्यू एच क्या होता है नीचे भी हम लिखे हैं, इसे हम ओरली भी बता दे रहे हैं। डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू और एच से बनने वाला क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन। इस तरह के डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड 9 है, टोटल 9 है, जो इसी पेज के अंत में आपको हम दिखाएंगे।
तो ये WH वाला क्वेश्चन वर्ड ये है। ये WH से जब भी सवाल पूछा जाता है उसका आंसर आप शॉर्ट में नहीं बल्कि डिटेल में देना पड़ता है। उसको सेंटेंस में जवाब देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जवाब देना पड़ता है। इसलिए WH क्वेश्चन जो है कि बड़ा टाइप का आंसर होता है। इसलिए ये WH वाला जो सेंटेंस है इसका नाम जो है, इसका नाम है WH क्वेश्चन बोलिए और बिग क्वेश्चन, या इसका नाम बिग क्वेश्चन। जैसे इससे पहले वाले का स्मॉल क्वेश्चन नाम रखे थे, इसका बिग क्वेश्चन नाम रखे क्योंकि इसका जवाब बिग होगा। इसका जब भी WH को आगे में रख के सवाल पूछा जाएगा उसको आप शॉर्ट में नहीं बल्कि डिटेल में जवाब देंगे। तो जब डिटेल में आप जवाब देंगे तो वहां पर वो बिग जवाब हो गया, तो बिग जवाब हुआ तो बिग क्वेश्चन बन गया, यानी बिग क्वेश्चन का बिग जवाब। तो इसलिए WH क्वेश्चन या बिग क्वेश्चन। तो अब इसका जो है कि WH प्लस ERM प्लस सब्जेक्ट प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ट्रांसलेशन देखिए, वह एक शिक्षक क्यों है। ये वह एक शिक्षक क्यों है, ये वाई जो हो गया, वह एक शिक्षक क्यों है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वाई इज ही अ टीचर, वाई इज ही अ टीचर, वह एक शिक्षक क्यों है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वाई इज ही अ टीचर। कैसे समझे कि WH वाला सेंटेंस है, वह एक शिक्षक क्यों है। तो क्यों का अंग्रेजी जो है कि क्यों, यानी क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। तो इसलिए वह एक शिक्षक क्यों है, इसमें क्यों को सबसे पहले रखे हैं वाई, उसके बाद देखिए रूल के तहत हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर सब्जेक्ट है ही, फिर उसके बाद ए टीचर, वाई इज ही ए टीचर, वह एक शिक्षक क्यों है, वाई इज ही अ टीचर। ये हो गया, क्लियर हो गया, वो एक शिक्षक क्यों है। अब यहाँ पर जो है कि वाई इज ए टीचर, ये अगर किसी से पूछेगा वाई इज ए टीचर तो इसका आंसर एक्सप्लेन करना होगा ना, ही इज ए टीचर बिकॉज ही टीचेज स्टूडेंट्स इन द स्कूल, दैट्स व्हाई ही इज ए टीचर। तो इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके सुनाएगा। इसलिए जो है कि ये बिग क्वेश्चन के तहत हो गया, वाई इज ही अ टीचर, वो एक शिक्षक क्यों है। अब ये हो गया आपका WH क्वेश्चन। अब इस WH क्वेश्चन का जो है नेगेटिव सेंस भी, आपका बिग क्वेश्चन का नेगेटिव एक सेंस। तो अब चलते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस पर, हम लोग चर्चा करते हैं। WH रूल 6, WH प्लस इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट और WH प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये सेंटेंस जो है कि WH जो है आपका है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में दीजिएगा तो इजंट आरंट फिर सब्जेक्ट AN प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी इजंट को फुल फॉर्म कीजिएगा तो WH प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को सब्जेक्ट के बाद किए फुल फॉर्म दीजिएगा तो प्लस AN प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका नाम हम रखें WH और बिग। WH या बिग क्वेश्चन तो है ही लेकिन नॉट है इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, WH और बिग नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि बिग तो है लेकिन नेगेटिव सेंस में है। अब यहीं पर देखिए, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है। तो वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, तो अब इस ट्रांसलेशन में क्यों का भी प्रयोग है, WH का प्रयोग है, लेकिन नहीं भी है तो इसलिए हम इसको नॉट को भी लाएंगे, WH को भी लाएंगे। तो सबसे पहले WH को लाए वाई, तो वाई आ गया सबसे पहले वाई, उसके बाद हम दिए इजंट, यानी नॉट को शुरू में खींच लिए हम यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब में ही जाके चिपका दिया। अगर चिपकाने करेगा शॉर्ट फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब में ही चिपकेगा, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में नहीं चिपकेगा। तो वह एक शिक्षक क्यों नहीं है, तो हो जाएगा वाई इजंट ही अ टीचर, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है। और अगर आपको फुल फॉर्म देना है तो फिर आप ऐसा दे सकते हैं, वाई इज ही नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक क्यों नहीं है। तो इस तरह से जो है कि ये सेंटेंस सुपर 6 का जो है 6 सेंटेंस को आप देखें। इसी में WH हम जो बोल रहे थे वो WH क्वेश्चन वर्ड को भी देख लीजिए कि WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा है। यानी कि आपका WH व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ, वाई मतलब होता है क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे, व्हाट मतलब होता है क्या, हु मतलब होता है कौन, हुम मतलब होता है किसे, हुज मतलब होता है किसको, विच मतलब होता है किसका किसकी। तो इस तरह से टोटल WH क्वेश्चन वर्ड का जो है ये टोटल आपका WH क्वेश्चन, इसको आप कंठस्थ रट लीजिएगा, बार बार इसका जरूरत पड़ेगा WH सेंटेंस को बनाने के लिए।
तो इस तरह से आज हमने यूज ऑफ इज आर एम चैप्टर को आपको सिखाया और सुपर 6 तोड़ के भी सिखाया। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप जाकर के वहां से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आप लोग को सुपर 6 सेंटेंसेज यानी यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग के बारे में सिखाया और सुपर 6 के बारे में सिखाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो यूज ऑफ वाज वेयर अब हम डालेंगे, जिसको आप जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।